तो आज से हम लोग देखो बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो एक्चुअल में टॉपिक है इसका मतलब कई नाम है एक्चुअल में। मेडिकल के जो बच्चे होते हैं नॉर्मली इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जेई वाले बच्चे जो होते हैं कई बार इसी चैप्टर को बोलते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ये आपका अपना पर्सनल चॉइस, आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हो, या फिर इसको कई बार बच्चे बोलते हैं मोल 2 सिंपल। तो मोल में वो जो नॉर्मेलिटी वाला पार्ट जो बच गया था वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन का वॉल्यूम का यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो एक्चुअल में रेडॉक्स मतलब इस चैप्टर में मतलब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी सीखेंगे, नॉर्मेलिटी के बारे में भी सीखेंगे और कुछ आगे सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। नॉर्मली जेई की बुक्स में इसका नाम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रहता है और नीट वालों की बुक में ये नॉर्मली रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से रहता है। तो आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। तो आपको वैसे भी पता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको बस एग्जाम के क्वेश्चन से मतलब है। चैप्टर का क्या नाम है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम लोग अब इसमें देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये कई बार बच्चों को 8, 9th या 10th में पढ़ाया जाता है। देखो ये अलग अलग बोर्ड का अलग अलग है तरीका। किसी बोर्ड में पढ़ा दिया जाता है, किसी बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन किया होता है 8, 9, 10 में तो उसको 100% पढ़ाया जाता है। मतलब कि फाउंडेशन में तो हर जगह पढ़ाया जाता है, 8 में नहीं पढ़ाते तो 9th में पढ़ाते हैं, 9th में नहीं पढ़ाते तो 10th में। वैसे फाउंडेशन में नॉर्मली 9th में पढ़ाया जाता है। तो ये हर जगह फाउंडेशन में तो पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन किया होगा तो उसको ये पता ही होगा। या ये कई बार मतलब किसी बोर्ड में ये 9th या 10th की बुक्स में दिया भी रहता है, और नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखते क्या होता है। तो इसका दो नाम है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको जो नाम पसंद आया आप बोल सकते हो, आपको अपना पर्सनल चॉइस है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो होता ये है कि जैसे कोई आयनिक मॉलिक्यूल होता है, आयनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है, जैसे कि NaCl में Na पे चार्ज +1, Cl पे चार्ज -1, तो वो जो एटम पे चार्ज होता है इन आयनिक मॉलिक्यूल उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो पहले इसमें नीचे लिखो इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इट फॉर्म आयनिक मॉलिक्यूल। तो जब कोई एटम आयनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो उस पर जो चार्ज होता है वो होता है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। पर आयनिक मॉलिक्यूल तो बहुत लिमिटेड रहते हैं और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं कोवेलेंट। तो इसमें नीचे लिखो, फिर लिखो इट इज इमेजिनरी चार्ज, इमेजिन करना, इमेजिनरी ब्रैकेट में लिख लो हाइपोथेटिकल। इट इज इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक इमेजिनरी चार्ज है जो किसी एटम पे प्रेजेंट होता है जब वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे निकालेंगे अभी सीखते हैं। देखो वो इमेजिनरी चार्ज कैसे निकालते हैं वो भी सीखते हैं। ठीक है, तो आयनिक के केस में रियल चार्ज होगा और कोवेलेंट के केस में इमेजिनरी चार्ज होगा। इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे निकालते इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रखा है, तो आप लोग जाके पीरियोडिक टेबल के लेक्चर एक बार देख सकते हो। तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 6 या 7 में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया हुआ है। कुछ फेमस एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा था याद करने के लिए, तो वो आपको याद करना होगा। अब देखो इसमें निकालते कैसे, तो कैसे मतलब पहले 1-2 बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आगे और पॉइंट लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि NaCl, तो Na पे चार्ज +1, Cl पे चार्ज -1। ये जो चार्ज होता है यही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये जो चार्ज है यही ऑक्सीडेशन नंबर, ये सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो चार्ज होता है यही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब चलो कुछ फेमस मॉलिक्यूल से करते हैं। मान लेते हैं आपके पास है HF ले लेते हैं। HF तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है।
तो देखो है क्या एक्चुअल में, ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बीच में होना चाहिए, पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे प्लस इस पे माइनस, ठीक है। कैसे करेंगे कैसे, तो जब आपको कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो आप ये एज्यूम करो कि बॉन्ड को तोड़ है। अरे भाई रियल में नहीं तोड़ना है, इमेजिनरी इमेजिन करना है कि बॉन्ड टूट रहा है। अगर मान लो बॉन्ड टूटता है तो ऐसे केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। तो अगर बॉन्ड टूटा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो H पे आएगा +1 एंड फ्लोरीन पे आएगा -1। अरे जब बॉन्ड तोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे 2 में से एक तो फ्लोरीन के थे ना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का। तो जब बॉन्ड तोड़ा तो फ्लोरीन को एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें -1 और बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें +1। तो ये इमेजिनरी चार्ज होता है जब हम लोग बॉन्ड को तोड़ के चेक करते हैं। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, वाटर। देखो वाटर में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन, कोई डाउट ही नहीं इसमें। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो देखो तोड़ने से क्या होगा, इसको -1 इसको +1। अरे भाई तोड़ने पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो इसको भी +1 और इसको -1। मतलब कि इसको अगर आप तोड़ते हो, अरे 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे मतलब पे +1 चार्ज आ रहा है, मतलब तोड़ना एक्चुअल में तोड़ना नहीं रहता, इमेजिन करना होता है। तो ये जो वाटर जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है -2, हाइड्रोजन 2 है ठीक है, पर हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, 2 हाइड्रोजन भले है और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। तो इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज एज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड toward the more electronegative atom when it is imagined that bond are broken। तो जब ये इमेजिन करते हैं बॉन्ड ब्रोक किया है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीटली कहाँ ट्रांसफर होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ये ध्यान रखना है। तो जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब चलो कुछ बातों को समझते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए से ज़्यादा है तो इस केस में देखो क्या होगा, अगर आप ए और बी का अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो, इसको समझ लो कि क्या करना है। अगर आप इसके बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ए पे +1 एंड बी पे -1 आएगा, ठीक है। अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हो, अगर डबल बॉन्ड है तो अगर आप ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे, देखो एक बॉन्ड को तोड़ने से एक माइनस एक प्लस, अगर दूसरा बॉन्ड तोड़ा फिर से माइनस फिर से प्लस। तो जब भी बॉन्ड तोड़ोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला माइनस लेके जाएगा, कम वाले को प्लस। दो बॉन्ड अगर तोड़ा तो इसका दो इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे तो ए पे +2 बी पे -2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तब तो ए बेचारा कंगाल हो जाएगा, ए पे आ जाएगा +3 और बी पे -3। मतलब ए बेचारे ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और जब बॉन्ड टूटा तो ए का सारा इलेक्ट्रॉन बी लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको चार्ज को निकालना है। तो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा ये कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर आयनिक मॉलिक्यूल पे रियल चार्ज होता है एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल पे इमेजिनरी चार्ज होता है। जब ये अज्यूम करते हैं कि अगर बॉन्ड को टूटा तो इस तरीके से चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग क्या है कि ढेर सारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, पर उसको सीखने के पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसमें नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, उसके नीचे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला लिखो, सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन नंबर on atom is 0 when it exists in element form, that is charge on element is always 0। तो जैसे मान लो आपके पास हीलियम, तो इसका 0 चार्ज है। आपके पास है मान लो हाइड्रोजन, तो इसका 0 चार्ज है। देखो हाइड्रोजन है, तो अगर आप इसका मान लो बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो क्या है, अरे दोनों देखो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती तो ज्यादा वाले को माइनस, कम वाले को प्लस। अब दोनों बराबरी के हैं, इसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। तो अगर आप ऐसे केस में अगर आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट होगा तो उसमें ध्यान रखना है चार्ज 0 लेना है। जैसे H2 हो गया, O2, सोडियम, आयरन कोई भी ले सकते हो, N2, इवन फॉस्फोरस में P4, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। तो एलिमेंट के फॉर्म में क्या होता है, उस पर चार्ज, इवन एक और लिख लेते हैं F2। तो जब कोई मतलब एटम एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई भी एटम, तो उसका चार्ज 0 होता है। तो ध्यान रखना है कि एलिमेंट में स्टेट क्या होता है, 0, ठीक है। अब इसमें नीचे आते हैं, एल्किली मेटल पता होगा आप लोगों को, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला। तो एल्किली मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन होते हैं। मतलब सोडियम क्या है 2,8,1, सोडियम से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, सोडियम स्टेबल हो जाए। सोडियम मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन होता है। अगर प्योर सोडियम है तब तो अलग केस है, पर अगर सोडियम ने कोई मॉलिक्यूल मान लो बनाया, कुछ भी मान लो बनाया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। उस एक इलेक्ट्रॉन को देने से उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। तो अगर सोडियम ने कोई मॉलिक्यूल बनाया तो उस पर चार्ज हमेशा +1 आएगा। तो इसमें नीचे लिखो इफ सोडियम फॉर्म एनी मॉलिक्यूल, इन दैट केस चार्ज ऑन सोडियम इज ऑलवेज +1। तो उस केस में सोडियम पे जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा +1। मतलब सॉरी सोडियम को काट दो एक्चुअल में, इसमें नीचे लिखो सोडियम काट दो, इसमें लिखो इफ एल्किली मेटल, सोडियम को काट के लिखो एल्किली मेटल, इफ एल्किली मेटल फॉर्म एनी मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन एल्किली मेटल इज ऑलवेज +1। तो सोडियम को काट के लिखो एल्किली मेटल। तो एल्किली मेटल पे हमेशा चार्ज क्या होता है, +1। अगर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो लिथियम पे, सोडियम पे, पोटेशियम पे, रुबिडियम पे, CHM पे चार्ज हमेशा +1 होगा, हमेशा। ये मैं आप लोगों को एक लास्ट ईयर की एक स्टोरी बताता, 2020 की ही स्टोरी है। मतलब जेई में क्वेश्चन आया कि एक मॉलिक्यूल गिवन था KO2 करके, पूछा था व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम। और मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे मतलब ऐसे थे जो उन लोगों ने गलत कर दिया। KO2 एक मॉलिक्यूल, एक्चुअल में NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन था। वो पूछा था पोटेशियम का चार्ज क्या है। अब ये पॉइंट मैंने लास्ट ईयर पे लिखवा दिया, ये पॉइंट तो हमेशा लिखवाते हैं। अब जब भाई यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा, पोटेशियम का चार्ज +1 होगा, तो इसमें गलत होने का चांस ही क्या है। मतलब KO2 या कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर एल्किली मेटल ने कोई मॉलिक्यूल बनाया है तो उसका चार्ज हमेशा +1 होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा मतलब हो ही नहीं सकते कि उसका चार्ज बदल जाए। हाँ, प्योर अगर पोटेशियम में मान लो के दिया, पूछे व्हाट इज चार्ज ऑन के पोटेशियम, तो 0। एलिमेंट में चार्ज 0 होता है। पर अगर ऐसा कोई मान लो इसका कोई मॉलिक्यूल की वजह तो ऑलवेज चार्ज +1, ठीक है, वो कभी बदल ही नहीं सकता है। नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो चार्ज ऑन अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2,
व्हेन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का चार्ज हमेशा +2 होता है अगर वो कोई मॉलिक्यूल बनाता है तो। ठीक है, तो ये सब लिख लो, इनके चार्ज फिक्स है, इनके चार्ज कभी भी बदलते नहीं किसी भी मॉलिक्यूल में, नेवर, मतलब कोई एक्सेप्शन ही नहीं, कभी नहीं बदलते। इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है ये। तो फ्लोरीन अगर कोई मॉलिक्यूल बनाएगा तो उस पर चार्ज हमेशा -2 होगा। तो इसमें नीचे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 व्हेन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमेशा -1। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 95% मॉलिक्यूल समझ लो, या बल्कि और ज़्यादा मॉलिक्यूल 98-99% मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको चार्ज नहीं पता ऑक्सीजन का तो आप -2 लेकर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कई बार ऑक्सीजन -1 या अलग स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, पर वो उसके एग्जाम्पल्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जो मैं नॉर्मली आप लोगों को मतलब इस चैप्टर में लिखवा दूंगा। तो जो भी एक्सेप्शन होंगे वो आपको पहले से पता होंगे। तो अगर उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आए एग्जाम में तो उसको में ऑक्सीजन के स्टेट -2 लेना। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ऑक्सीजन नॉर्मली एग्जिस्ट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉर्मली -2 के स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो अब देखो होता क्या है, ऑक्सीजन जब -2 में होता है तो इसके नेमिंग लिखते हैं क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब -1 में होता है तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। आप लोगों ने सुना होगा, या इसको कई बार ऐसा भी लिखते हैं 2 ऑक्सीजन पे -2। अरे 2 ऑक्सीजन पे -2 तो एक पे कितना आया एवरेज? -1, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अगर 2 ऑक्सीजन पे -1 है या फिर 1 ऑक्सीजन पे -1, आपने ये ऐसा एग्जांपल एमओटी में केमिकल बॉन्डिंग में देख रखा है, तो इसको बोलते हैं दिस इज सुपर ऑक्साइड। और ऐसे 1-2 एग्जांपल और, अगर 3 ऑक्सीजन पे -1 है या 1 ऑक्सीजन पे -1/3, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। देखो ये लास्ट वाले मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, अगर आप ऑक्सीजन गैस को जैसे O2 को अगर आप पोटेशियम से पास करो तो यही बनता है KO2। अरे पोटेशियम मान लो ऐसा है कि आपने पोटेशियम जैसे मेटल से ऑक्सीजन गैस को पास किया, ठीक है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पोटेशियम ने बोला मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुमको जो करना है करो। तो अब ऐसे केस में जब मॉलिक्यूल बनेगा तो K पे +1 आएगा और O2 पे -1। तो 2 ऑक्सीजन पे -1, अरे 2 ऑक्सीजन पे -1 तो एक पे कितना होगा? एक पे होगा -1, तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें? इसी में नीचे लिखो, इसी पॉइंट में भी नीचे लिखते हैं, लिखो when oxygen form bond with fluorine it also have positive oxidation state। तो अगर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। तो जैसे OF2 में इसका स्टेट +2 होता है एंड O2F2 में इसका स्टेट +1 होता है। ठीक है, समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसे OF2 में देखो क्या होगा, ये होगा बॉन्ड को तोड़ो, तो बॉन्ड को तोड़ने पे तो फ्लोरीन को -1 इसको +1, इसको तोड़ने पे -1 इसको +1, फ्लोरीन को हमेशा -1 देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन पे +2 आया। और O2F2 में देखो क्या होगा, ये होगा, इसको तोड़ो, देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस, इसको प्लस, इसको तोड़ो, इसको माइनस, इसको प्लस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर के एलिमेंट है, तो इसको जब तोड़ोगे तो कोई चार्ज नहीं, सेम को तोड़ के कोई चार्ज नहीं आता, तो +1 तो इस पे +1 होता है ऑक्सीजन पे चार्ज, इसमें +2 होता है। और इसमें देखते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कुछ, हम लोग एग्जांपल और देखते हैं इसमें।
जैसे पेरोक्साइड को, जैसे H2O2, तो देखो H2O2 में क्या होता है भाई, HOOH, इसको तोड़ोगे तो वही +1 -1 +1 और -1, ठीक है। तो ये आपके पास सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, सॉरी पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे Na2O2 ऐसा भी होता है, सोडियम पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1। तो पेरोक्साइड के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखो जब भी आपको पेरोक्साइड बोले तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1, या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, अगर कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पेरोक्सी बॉन्ड या फिर पेरोक्साइड, ठीक है। तो कहीं पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ लेना पेरोक्साइड है वो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है आपके पास, क्या रहता है ऑक्सीजन पे चार्ज, -1। अब देखो है क्या, हेलोजन्स पे लिखते हैं। देखो हेलोजन जो होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, उसका चार्ज तो हमेशा -1 है। अब मान लो लेकिन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो वैसे में क्या होगा, तो देखो क्लोरीन ब्रोमीन का चार्ज नॉर्मली -1 होता है, नॉर्मली -1 होता है। पर अगर इन लोगों ने, किसने, क्लोरीन और ब्रोमीन ने, अगर किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग कर लिया, स्पेशली ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, तो इन पे पॉजिटिव स्टेट भी आ सकता है। नॉर्मली ये लोग क्या होता है, जैसे HClO4 HClO3 ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, जैसे मान लो ClF2 ClF3 ClF5 ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किया तो वैसे में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है। अरे जब बॉन्डिंग करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को माइनस, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इनको मिलेगा माइनस, तो हेलोजन, बाकी जो बचे हेलोजन है उनको मिलेगा प्लस, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नॉर्मली क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन को पहले लिख लिया, फ्लोरीन ऑलवेज था, अरे वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, वो ऑलवेज था। इसमें नॉर्मली मतलब कि चीजें बदल सकती है अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो। इसमें नीचे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन become positive when they form bond with high electronegative atom oxygen and फ्लोरीन। तो इनका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। देखो कुछ के पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूं, बाकी का हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लिखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो स्टेट है एक्चुअल में देखो पीरियोडिक टेबल में जो आप बोलो मेटल नॉन मेटल जो डिफाइन किया गया, मैंने इवन इसके बारे में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया हुआ है। मेटल नॉन मेटल जो डिफाइन किया गया वो एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, एक्चुअल में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम है उनको बोलते हैं नॉर्मली मेटल एंड मेटलॉइड। नॉर्मली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से भी कम होती है, 1.8 से 2.1 के बीच में जो फंसे होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब मेटल मेटलॉइड एक ही समझ लो भी। तो हाइड्रोजन आप ध्यान दो 2.1, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नॉन मेटल, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मेटल या फिर मेटलॉइड, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो अगर नॉन मेटल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, अगर मेटल से बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पे आएगा माइनस चार्ज। अरे हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन या तो दे पाएगा फिर ले पाएगा। तो इसमें नीचे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट फॉर्म बॉन्ड विथ नॉन मेटल, and oxidation state of hydrogen is -1 when it form bond with metal।
तो हाइड्रोजन का जो स्टेट है वो +1 होता है अगर कोई नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो, कोई भी नॉन मेटल चल सकता है। और इसका स्टेट क्या होता है -1 जब आपके पास क्या होता है, कोई मेटल या फिर मेटलॉइड होता है। हाइड्रोजन जब +1 में होता है तो मतलब मैं आपको कुछ नेमिंग बता रहा हूँ, वैसे मैंने नेमिंग पर ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है स्टार्टिंग में, तो वे इसको प्रोटॉन बोलते हैं। अरे देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, यही दो चीजें तो होती है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, तो H+ में क्या बचता है, सिर्फ एक प्रोटॉन, तो H+ को बोला जाता है प्रोटॉन। एंड H-1 को बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें वही फिर से लिखो कि लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से कैलकुलेशन पे आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया, अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक मॉलिक्यूल है और उस पर चार्ज ओवरऑल 0 है, तो जितने भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट थे सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम या सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम भी 0 होगा। ठीक है, इसमें नीचे एक दो पॉइंट लिख लो हम लोग को सॉल्व करने के पहले। तो लिखो इफ ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इन दैट केस सम ऑफ all the oxidation number of all the atom is also 0. Sum of all the oxidation number of all the atom is also 0. तो इनका भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है, 0। ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी मॉलिक्यूल पे मतलब मान लो चार्ज अगर आयन है तब क्या होगा, तो वैसे कैसे मान लो अगर जैसे सल्फेट मान लो, सल्फर पे जैसे सल्फेट मान लो, सल्फेट में -2 का चार्ज, तो उस केस में क्या होगा कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी -2। तो इसमें नीचे लिखो देखो इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन सम ऑफ SUM सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम is always equal to the total charge on ion. Sum of all the oxidation number of all the atom, ठीक है, is always equal to the charge on ion. तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, जो आयन पे चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करते हैं इनको समझते हैं। तो कुछ बातें जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को ध्यान रखना होता है, फिर आगे हम लोग चलो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास HNO2, ऐसे एक दो एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1। तो कुछ चार्ज आपको पता होना चाहिए। आपसे जैसे नाइट्रोजन का चार्ज पूछेगा, ऐसा पूछेगा नाइट्रोजन का चार्ज। ऑक्सीजन के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता है तो आप इसको -2 लोगे, तो ऑक्सीजन को -2 लोगे और इसको क्या लोगे, x। ठीक है, इसको x लेना है। करना कैसे, देखो ओवरऑल बोला न्यूट्रल है तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 लेना है। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन का चार्ज प्लस नाइट्रोजन का चार्ज 2 टाइम देखो ऑक्सीजन का चार्ज। देखो ऑक्सीजन पे है -2 पर कितना ऑक्सीजन है, 2, तो आपको टोटल चार्ज लेना है तो 2 टाइम करना है। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 टाइम आपको करना है, इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इक्वल टू देखो क्या आएगा +1 -4 तो -3, इधर आएगा +3, मतलब कि नाइट्रोजन पे चार्ज है +3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए, आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा कोई और एलिमेंट आएगा तो आप क्या है कि इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो इसमें एक दो और समझते पहले। KMnO4 आप लोगों का फेवरेट मॉलिक्यूल, पोटेशियम का चार्ज +1, मैंगनीज को x लेते हैं, ऑक्सीजन को -2। ठीक है, मैंगनीज को x, ऑक्सीजन को -2 लेते हैं, क्या होगा देखो +1 + x और ये 4 टाइम है तो क्या होगा 4 टाइम -2 = 0, सो x इक्वल टू आएगा +7। तो मैंगनीज पे चार्ज है +7,
ठीक है। एक दो चलो आयंस में भी कर लेते हैं। NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कोई आयन होगा तो सबके चार्ज का सम उस आयन के इक्वल आएगा। अब देखो नाइट्रोजन का चार्ज तुमको पता नहीं एक्चुअल में, हाइड्रोजन का मैंने लिखवा रखा है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन पे चार्ज +1। अरे यही सब बातें तो बोला है अभी, तो सब याद रखना है। तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1, नाइट्रोजन पे चार्ज x, यही लेना होता है। तो क्या होगा देखो, x 4 टाइम +1। देखो जब कोई चार्ज नहीं, जब ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था तो इनके सम मतलब इनके चार्ज का सम 0। इस बार चार्ज क्या है? +1, ठीक है, +1। तो इनके चार्ज का सम लेना है +1, तो इस बार इसका समेशन +1, तो x का वैल्यू आएगा देखो -3, ठीक है। ये एक एग्जांपल और देखते हैं, SO4 2-, ठीक है। अरे ऑक्सीजन का तो चलो पता है ना आप लोगों को, ऑक्सीजन क्या है? -2, सल्फर क्या है? +6। अरे सल्फर भाई +6 है ना, और ऑक्सीजन क्या है? -2, ठीक है। तो इसमें क्या, अरे इसको x लेना है, ये तो मैंने पहले से आंसर लिख दिया था। तो ऑक्सीजन सबको पता है -2 लेना है, और सल्फर को क्या लेना है? x। तो देखो क्या होगा, x और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 टाइम -2, और इन दोनों के चार्ज का समेशन, जो इस पे चार्ज क्या? -2, तो x का वैल्यू क्या आएगा? +6, ठीक है। ये इसका चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो पहले कुछ एग्जांपल्स किए जाए, कुछ बेसिक एग्जांपल वार्म अप के लिए, फिर आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चंस देने जा रहा हूं पहले इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग। फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग। एवरेज इसलिए बोला है कि कई बार अगर मान लो 2 एटम है, 3 एटम है, तो हो सकता है कि उनकी खुद की वैल्यू अलग अलग है, तो आपको एवरेज आंसर बताना है। या फिर आप सिंपल समझ लो, एवरेज वर्ड अभी नहीं लिखना है, तो आप लिख लो कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग, ठीक है। एवरेज वर्ड को क्यों यूज किया, इसको मीनिंग थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते उसके बाद। तो अभी मैं ढेर सारे मॉलिक्यूल देने जा रहा हूं, इसको करना है। जितना एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो उतना अच्छा रहेगा।
इतने केसेस को करते हैं। देखो भी न्यूट्रल वाले लिया है, ठीक है, पहले इनको फटाफट करना है। देखो तो ऑक्सीजन को -2 लो और इसको +1, इसको सॉल्व करोगे ये +1, इसको +1 लेना था, तो करके देखो ये +1 आएगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल इधर वाले तो ये +3, ये +5, ये +7, इसको आप +1 लोगे, इसको -2 लोगे तो ये भी +1 आएगा, ठीक है। ये +3, ये +5, ये +4, ये +6, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा? अरे हाइड्रोजन पे चार्ज +1, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन को लेना था x, तो x 4 टाइम +1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो अभी पहले इतने कर रहे हैं, फिर हम लोग चीज़ों को और समझेंगे। तो पहले इतना लिख लो ये, मतलब पहले ये सारे ट्राई कर लो, सारे वीडियो को पॉज करके सब ट्राई जरूर करना ये। अब जैसे मान लो कि हम लोगों को इसको करना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पे चार्ज लो +1 और इस पे लो x, सिंपल इसको x लेना है। कितने कार्बन है? 2, तो क्या होगा? अरे 2 टाइम x करो, कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन पे x तो 2 कार्बन है तो 2 टाइम x, और हाइड्रोजन कितना है 6, तो इस पे चार्ज +1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3। इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे C3H8, तो इसको लेना है +1 और इसको लेना है x, मतलब कार्बन को x, हाइड्रोजन को +1, तो देखो क्या होगा 3 टाइम x एंड 8 टाइम +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों के चार्ज का समेशन क्या लेना है? 0 लेना है। तो x की वैल्यू आया -8/3, ठीक है। तो देखो कुछ बातों को समझ लो, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक साइड प्लस आता है, एक साइड माइनस आता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है, तो +1 -1 कुछ ऐसा चार्ज आएगा। तो एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू होती है एक्चुअल में वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, पर ये 8/3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू है। अरे 3 कार्बन है ना, तो हो सकता है कि इनका एवरेज 8/3 होगा। एवरेज और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है थोड़ी देर बाद समझेंगे, इसलिए मैंने पहले से बोला था कि हम लोग अभी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी मतलब फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता। अरे बॉन्ड को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएगा फिर उधर जाएगा, तो या तो मतलब +1 होगा फिर -1 होगा, एवरेज वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती, तो फ्रैक्शन में आ रहा तो वो एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज पे कुछ भी आ सकता है। तो 8/3। बाकी डिटेल में अभी इन सब एग्जांपल्स को समझते हैं। इसको -2, इसको +1, इसको x, तो 2 टाइम +1 + x + 2 टाइम -2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू होगा +2, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया एवरेज और एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस अभी समझते थोड़ी देर में, अभी बस पहले ही सब निकालते जाओ, मतलब जो आपको तरीका बताया है उसका यूज करो, सबको निकालते जाओ। अभी इसको करोगे ये +4 आएगा, ठीक है, करके देखना। ये नीचे वाले करते हैं। नीचे वाला तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, पोटेशियम परक्रोमेट, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो पोटेशियम पे चार्ज है +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, और क्रोमियम पे लेना है x, ठीक है, क्रोमियम को x लेना है, तो क्या होगा 2 टाइम +1 + 2 टाइम x + 7 टाइम -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखो 2 टाइम +1 2 टाइम x एंड 7 टाइम -2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू आएगा +6, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना है +6। इसको करते देखो, तो देखो क्या होगा ये 2 टाइम +1 2 टाइम x एंड 3 टाइम -2 इज इक्वल टू 0,
सो 2x इज इक्वल टू +4 एंड x इक्वल टू +2। ठीक है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 4 टाइम इस बार, तो 4 टाइम x प्लस 6 टाइम -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5/2 आएगा या फिर 2.5। आप लोग सॉल्व करके देखो, यही आएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 2.5 एवरेज वैल्यू। जैसा मैंने पहले बताया एवरेज वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ये। इसको करोगे -2 लिया तो ये +8/3 आता है। इसको -2 लिया तो फिर भी ये +8/3 आएगा। लास्ट वाले को इसको -2 लोगे तो ये +16/3। ठीक है, +16/3 आएगा। करके देख लो अब भाई, इसको करके देखना, ये आएगा लास्ट वाला +16/3। ठीक है। अब देखो है क्या क्या, कुछ बातों को पहले समझने की जरूरत है कि एवरेज और एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब मैं बोल रहा था, उसको समझने की जरूरत है। तो देखो मतलब एक्चुअल चार्ज हो सकता है अलग हो और एवरेज वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कुछ बातें को पहले लिखते हैं और फिर आगे फिर धीरे करके बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नीचे लिखो, पहले लिखो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। ठीक है, देखो इस ब्लॉक के लिए मैंने लिखवा दिया है ऑलरेडी कि एल्किली मेटल पे हमेशा +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे हमेशा +2, उसमें तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब देखो डी ब्लॉक का तो कुछ भी वेरी करता रहता है, डी ब्लॉक का तो कुछ बता ही नहीं सकते। हम लोगों को मेनली फोकस करना है पी ब्लॉक एलिमेंट पे। ठीक है, तो पी ब्लॉक पे देखो ऑक्सीजन के बारे में और फ्लोरीन के बारे में सारा हिस्ट्री हमने लिख लिया। अरे फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, ऑक्सीजन -2 -1, वही बताया ना, -½ फिर -1/3, फिर आपके पास +1 +2। ऑक्सीजन की उसके अलावा कोई स्टेट होती नहीं है। पर बाकी जो एलिमेंट बच गए पी ब्लॉक के, जैसे अभी जो किए एग्जाम्पल ढेर सारे है ना, और इवन हम लोगों को जो पूछा भी जाता है क्वेश्चन, वो मेनली पी ब्लॉक के अदर एलिमेंट पे पूछा जाता है, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कार्बन। तो हमारे मेनली फोकस वाले एलिमेंट यही है। तो इनका भाई रेंज कहां से कहां तक हो सकता है, तो उसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास है फॉस्फोरस। ठीक है, ये चलो कार्बन से लेते, कार्बन से चलो, कार्बन ज्यादा सिंपल। कार्बन क्या होता है 2,4। ठीक है, 2,4। तो अगर मान लो कार्बन को स्टेबल होना है तो देखो क्या क्या कर सकते। देखो ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग कर क्या रहे, बॉन्ड को तोड़ है और इमेजिनरी चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या होगा, अरे कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड को मान लो तोड़ोगे तो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते, चारों दान कर दो भाई, ले जाओ तुम चारों ले जाओ। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है और फिर 4 बॉन्ड बनाए और चारों मतलब जिससे भी बॉन्ड बनाए उसका खींच ले, इसका और तो कुछ कर नहीं सकता है। तो जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ये हमेशा -4 से +4 के बीच में होगा। मतलब -4 तो हो ही सकता है, पर कभी भी इसकी वैल्यू -4 के नीचे या +4 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर ऐसा आ रहा तो समझ लेना गलत है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको स्टेबल होना है तो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो +4 तक जा सकता है, या बहुत एक्सट्रीम केस में 4 ले ले तो -4। तो कार्बन का स्टेट -4 से +4 के बीच में ही वेरी करेगा। अब देखो आप जब निकालोगे तो अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग चीजें हो सकती है, ध्यान रखना, पर इसका स्टेट कभी भी -4 से कम या +4 से ज्यादा नहीं आएगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये वैलेंसी नहीं है। अब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होगा थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 और +4 के बीच में आएगा। बल्कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है हम लोग बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अभी आज थोड़ा सा टाइम कम है, अभी तो आज ऑक्सीडेशन नंबर फोकस करते हैं। तो इसका मतलब कार्बन का जो स्टेट है
वो -4 और +4 तक वेरी करेगा। वैल्यू बीच में कुछ भी आ सकती है, -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब इसके नीचे और इसके ऊपर नहीं जाएगा। मान लो नाइट्रोजन है 2,5, क्या कर क्या सकता है स्टेबल होने के लिए, क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, मजा आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, स्टेट पूरा हो जाए, तो इसका स्टेट -3 के नीचे नहीं जाएगा। नाइट्रोजन कभी 4 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, 4 लेने पे 9 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो नाइट्रोजन का स्टेट कभी भी -3 के नीचे नहीं जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 5, तो इसका स्टेट -3 और +5 के बीच में आएगा। ना -3 के नीचे कभी जा सकता है, ना +5 के ऊपर। हाँ, इसके बीच में -3 भी आ सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल में भी किया NH4 पॉजिटिव, देखो अभी लिखवाया ऊपर, या जैसे HNO3 में इसका स्टेट इवन +5 होता है। बीच में कोई भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, तो बीच में कोई स्टेट वेरी कर सकता है। जैसे मान लो, आपको बस ये ध्यान रखना किस तरीके से निकालते हैं। मान लो आपके पास है सल्फर 2,8,6, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये रूल सब पे वैलिड है एक्सेप्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन, उसका मैंने अलग से लिखवा रखा है। सल्फर क्या क्या कर सकता है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मजा आ जाए, स्टेबल हो जाएगा, तो -2 एंड +6। तो ये जो लिख रहा है ये इसका क्या है, ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके नीचे नहीं जाएगा, और ये इसका क्या है, मैक्सिमम। और जब क्वेश्चन आप करोगे तो या तो मिनिमम आ सकता है या फिर मैक्सिमम, या उसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मान लो चलो क्लोरीन, तो क्या है 2,8,7, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो -1 और 7 निकल जाए तो +7, तो इसका वैल्यू -1 और +7 के बीच में ही होगा, इसके नीचे या फिर इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लोग रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, कि मतलब अगर रेंज निकालना है तो वो क्या होगा, अपना जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको निकाल सकता है तो वो हो सकता है, या फिर उसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज है वो निकाल सकते हैं। बाकी आप खुद सोच ही सकते हो किसी भी एलिमेंट का खुद से भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एवरेज में और एक्चुअल में डिफरेंस क्या वो समझते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल और एवरेज में डिफरेंस समझते हैं। देखो, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। अरे फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है, बॉन्ड को तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन या तो उधर जाएगा फिर उधर जाएगा, यही बताया था, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इसमें नीचे लिखो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज ऑलवेज इन integer. Oxidation state can have positive value, negative value or even 0. But oxidation state of an atom is never in fraction. फ्रैक्शन में नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो इसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम can also have fractional value। तो एवरेज वैल्यू देखो फ्रैक्शनल आ सकते हैं, एवरेज तो कुछ भी आ सकता है, पर रियल वाली वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होती है। समझते एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो पहले समझते हैं CH4। अरे भाई बॉन्ड को तोड़ो, +1 -1 ऐसे सबको तोड़ देना चारों को। जब बॉन्ड को सब तोड़ोगे तो -1 इधर से, -1 इधर से, -1 इधर, -1, तो इसको क्या मिला, -4, ठीक है। सॉल्व करके भी वही आता है, ठीक है। आपसे एक्चुअल में एवरेज वैल्यू भी पूछ सकता है और एक्चुअल वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं C3H8 पे आते हैं, देखो क्या होगा। ठीक, ये हुआ। देखो एवरेज, देखो आप जब सॉल्व करते हो, जैसे मान लो इसको हमने लिया +1 और इसको लिया हमने x, तो x का वैल्यू निकला था -8/3, वो एवरेज था। वो एक्चुअल में देखो क्या होगा, इनको तोड़ोगे तो -1
और -1। भाई हाइड्रोजन पे तो +1 रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा। फिर इसको तोड़ोगे -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, मतलब मैं हाइड्रोजन को मान लेते तोड़ दिया, अब हाइड्रोजन को तोड़ के समझते, हाइड्रोजन को मान लो तोड़ दिया, तो 3 कार्बन है। देखो इधर वाले पे आ रहा है -3, इधर वाले पे -2, इधर वाले -3। तो देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक का -3 है, एक का -2, एक का -3, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल आंसर क्या है, अगर पूछे कि बताओ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो एक के -2, एक के -3, इंडिविजुअल तो यही है। पर एक्चुअल में जब आपने एवरेज लिया, तो एवरेज देखो पता होगा ना कैसे लेते, एवरेज तीनों को चार्ज को जोड़ो, एवरेज कैसे होता है, एवरेज निकाला तो आता होगा, ऐड करो -3 -2 -3, और कितने कार्बन है 3 से डिवाइड करो तो आएगा -8/3। तो ऐसे सॉल्व करके जो आता है वो आता है एवरेज वैल्यू, और अगर एक्चुअल स्टेट पूछा है तो इनका -3 और -2 है, ठीक है। जैसे समझते हैं, देखो Fe3O मतलब 4, इसको अगर आप -2 लोगे तो इसका स्टेट आता है +8/3, ठीक है। पर हम लोगों को पता है कि कार्बन +2 में होता है, फिर +3 में होता है, कार्बन इसके अलावा कुछ हो तो सकता नहीं है। देखो कार्बन है आयरन, आयरन हम लोगों को पता है कि आयरन 2 स्टेट में होता है, +2 या फिर +3 स्टेट में होता है। +2 में इसको बोलते हैं फेरस, +3 में बोलते हैं फेरिक। तो एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ये FeO एंड Fe2O3 का कंबाइंड फॉर्म है। अगर आप फेरस और फेरिक ऑक्साइड को अगर आप जोड़ दो तो ये मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसका चार्ज है +2, इसका है +3, मतलब यहाँ पे एक आयरन पे चार्ज है +2 और यहाँ पे 2 आयरन पे, मतलब 2 आयरन पे चार्ज है +3। तो ये आपके पास वही +2 एंड +3, मतलब देखो एवरेज 8/3 और इंडिविजुअल चार्ज +2 एंड +3। तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, पर एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और समझते हैं। Pb3O4 लेड, लेड के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना, लेड कार्बन फैमिली के मेंबर है, और लेड में देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और आप लोगों को वो याद होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको याद होगा कि लेड का जो होता है, देखो +2 और +4 दो ही स्टेट होता है। अरे ये याद है ना, कार्बन जैसे +4 में रहता है, सिलिकॉन +4, लेड और टिन +2 +4 दोनों होता है, पर इसमें +2 ज्यादा स्टेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेड +2 और +4 के स्टेट में होता है। तो देखो एवरेज जब लोगे तो वो तो 8/3 आएगा, पर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि भाई लेड का स्टेट +2 और +4 होता है। 8/3 लेना है तो इसमें देखो क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अगर एक लेड को आपने देखो +4 बोला, जैसे एक लेड को +4 बोला, तो बाकी जो दोनों लेड बचेंगे उनका स्टेट होगा +2, एवरेज लोगे 8/3। थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं। तो यहां पे देखो इसका स्टेट आया था +5/2, और देखो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये आपके पास होता है। तो इसको आप देखो तोड़ के देखो, अब देखो समझ में आ रहा होगा, इस जब सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 +1, अरे सिंगल बॉन्ड को तोड़ने पे यही होगा। अगर डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो -2 +2, इसको तोड़ोगे -2 +2, और ऐसे आप इधर वाले को भी तोड़ सकते हो, -2 +2 -2 +2 और -1 +1। तो होगा एक्चुअल में क्या कि सल्फर 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 सल्फर, इधर वाले में +1 होता है, +5 सॉरी, इधर वाले में +5। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले में +5, राइट वाले में +5, और बीच के दोनों में होता है 0 और 0।
तो अगर आप चार्ज पूछो तो वैसे 0 और +5 होता है, पर एवरेज लोगे अरे तो 5 + 0 + 0 + 5 और कितने सल्फर है 4, तो एवरेज आता है 5/2। तो इंडिविजुअल चार्ज तो 0 और +5 है, पर एक्चुअल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू 5/2। ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कहा था कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर नहीं याद है तो आप लोगों को प्रॉब्लम फिर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आज का लेक्चर बस यहीं पर रोकते हैं। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस आगे करेंगे और कुछ बातों को भी समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग, वो आगे करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आपका साथ में आपका रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है।